हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम लोग फिज़िक्स आपका फिज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है 9th स्टैंडर्ड के साइंस का लॉज ऑफ मोशन करने वाले। ओके, तो लॉज ऑफ मोशन हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को हम मूव होते हुए देखते हैं ना। हम भी मूव होते हैं, है कि नहीं? और फिर गाड़ी मूव होती है, फ़ैन मूव होता है, बहुत सारी मूवमेंट्स हम डेली लाइफ में देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर है द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, a stationary train, leaves flying through the air, a stone lying on a hill. अभी इसमें से which of these is talking about some kind of motion? The flight of a bird and leaves flying through the air. Okay, ठीक है। A stationary train has no motion, it is at rest, है ना। A stone is also at rest, जिसको unless आप उसको उठा के फेंकोगे नहीं, it is at rest। ऐसे हम कई चीज़ें हम डेली लाइफ में देखते हैं। अभी जैसे अभी आपके साथ एक बस में कोई ट्रैवल कर रहे, जैसे आप बैठ के ट्रैवल कर रहे, क्या आप मोशन में हैं? हाँ, आप मोशन में हो, क्योंकि बस आपको मूव करा रही है, चाहे आप बस में बैठे हो, बट यू आर इन मोशन। ठीक है, तो मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट मतलब इन रिलेशन टू समथिंग यू आर मूविंग, किसी के रिलेटिव टू समथिंग मतलब किसी चीज़ से इन कंपेरिजन टू समथिंग यू आर मूविंग। जैसे अभी आप रोड पे खड़े हो तो रोड इज़ नॉट मूविंग बट यू आर मूविंग, है ना। तो हमें कैसे पता? अभी जैसे आप ट्रेन देखते हो, आप ट्रेन में बैठे हो, स्टेशन में हो, ठीक है, तो आपके साइड वाली ट्रेन रुकी है लेकिन आप मूव कर रहे हो, लेकिन हमें क्या लगता है कि साइड वाली ट्रेन भी मूव हो रही है ना। थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगता है जब तक हम रियलाइज़ करते हैं कि हम मूव हो रहे हैं। इट इज़ काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। तो जैसे अगर आप कहीं बैठे, जैसे बस में बैठो, आपका पोजिशन हर सेकेंड चेंज हो रहा है ना। बस में बैठे हो, बस चल रही है, आप बैठे हो लेकिन बस चल रही है, लेकिन आपका पोजीशन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, दैट मीन्स यू आर इन मोशन। ठीक है, लेकिन अगर बस रुक गई तो यू कम टू रेस्ट। ओके, तो अभी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की बात की है। अभी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में कुछ फर्क है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक बताया है, लेट्स ट्राई दिस। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन डिफरेंट वेज आर शोन इन द फिगर। ठीक है, तो ए और बी के बीच में हमको फ़र्क बताना, मतलब ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट में क्या है। नाउ मेजर द डिस्टेंस अलोंग द डॉटेड लाइन। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस है, विच डिस्टेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू एंड वाई। अभी इसको दो तरीके से जाने का यहाँ पर बताया। देखो, एक तो है शीतल फर्स्ट वेंट टू अ फ्रेंड संगीता's हाउस ऑन अ वे टू स्कूल। तो शीतल ने पहले अपनी दोस्त के घर जाके फिर स्कूल गई। ओके, तो एक्चुअली शीतल और प्रशांत का घर इधर है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल डायरेक्टली लाइक दिस शी वेंट लाइक दिस, है ना। प्रशांत वेंट स्ट्रेट फ्रॉम होम टू स्कूल। प्रशांत कोई दोस्त के पास नहीं जाना था, वो सीधा स्कूल चला गया। बोथ आर वॉकिंग विद द सेम स्पीड, दोनों का स्पीड बिल्कुल सेम है। तो हु विल टेक लेस टाइम टू रीच द स्कूल एंड वाई? ऑब्वियसली प्रशांत को कम टाइम लगेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली अपने घर से लेके स्कूल गया, लेकिन शीतल ने क्या किया, अपनी फ्रेंड के घर जाके फिर स्कूल गई। तो जहाँ यहाँ प्रशांत को 1300 मीटर में घर आ गया, शीतल को कितना डिस्टेंस लगा? 1200 प्लस 500, यानी कि 1700 मीटर में वो घर पहुंची, क्योंकि वो राउंड अबाउट गई। तो इन दी अबाउ एग्जाम्पल, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? व्हाट इज इट? देयर इज अ डिफरेंस। कैसा है? शीतल ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो लॉन्गर था, प्रशांत ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो शॉर्टर था। प्रशांत का डिस्प्लेसमेंट था, इसने थोड़ा सा घुमा फिरा के गई। तो एक्चुअली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आप टारगेट आपका, सपोज यहाँ आपको पहुँचना है, यहाँ से यहाँ, जैसे ए टू बी, तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया है, देखो। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। अभी ये शीतल ने क्या किया था, दोस्त के घर जाके स्कूल गई, तो उसका वो डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। शीतल ने जो एक्चुअल पाथ लिया वो उसका डिस्टेंस हो गया। हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट इधर मिनिमम डिस्टेंस एक्चुअली कितना है? सिर्फ 1300 मीटर है, लेकिन शीतल अपनी फ्रेंड के घर गई करके उसने थोड़ा घुमा के रास्ता लिया। अगर प्रशांत ने भी कोई घुमा के रास्ता लिया होता तो डिस्टेंस अलग होता था, लेकिन एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1300 मीटर, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये फ़र्क एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन आंसर्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फ़र्क क्या है, तो आप ये लिख सकते हो। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली क्या? मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। अगर आप इधर हो
तो इधर से इधर जाना, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर सपोज आप यहाँ से गए और इधर से वापस इधर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, क्योंकि आप यू आर कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल पोजिशन। अब यहाँ देखो, एवरी मॉर्निंग स्वराली वॉक्स राउंड द एज ऑफ अ सर्कुलर फील्ड हैविंग अ रेडियस ऑफ 100 मीटर। देखो स्वराली यहाँ से यहाँ डेली चक्कर काटती है 100 मीटर का, ठीक है। as shown in figure, if she starts from a point A and takes one round, how much distance has she walked and what is her displacement? तो यहाँ से यहाँ उसने कितना काटा होगा, हमें कैसे पता चलेगा? ये हमको सर्कमफरेंस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या है वो? पाई आर ना। सर्कमफरेंस कैसे निकालते हो? सर्कल का पाई आर। तो आपको पता चलेगा कि शीतल ने कितना वॉक किया है, ठीक है। तो क्या होगा? पाई इज 3.14 इंटू 100। तो जो आंसर आता है दैट इज अ डिस्टेंस शी हैज़ वॉकड, क्योंकि आपको रेडियस है 100 मीटर दिया है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। क्यों? क्योंकि वो ए से स्टार्ट किया उसने और वापस ए पे ही आ गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इज 0। लेकिन द डिस्टेंस कवर्ड इज हाउ मच? पाई आर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी goes to point Q and then returns to point P, how much distance has it traveled and what is its displacement? तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने? 360, और फिर यहाँ से रिटर्न किया तो 360 प्लस 360 डिस्टेंस ट्रैवल किया टोटल। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि इट केम बैक हियर, ठीक है, ठीक है। तो इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवर्स इट मे नॉट बी 0, ठीक है। डिस्टेंस तो ट्रैवल किया है उसने, लेकिन वापस उधर ही आया, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो अभी नेक्स्ट एक कंसेप्ट है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में भी बहुत फ़र्क है। मैं आपको स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में थोड़ा डिफरेंस बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बिना आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान से सुनिए। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर का मतलब क्या है? स्केलर में सिर्फ एक ही वेक्टर, एक ही क्वांटिटी आता है, दैट इज मैग्नीट्यूड, ठीक है। और वेक्टर में 2 क्वांटिटी आता है, हाँ, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ओके, तो स्केलर में एक ही क्वांटिटी है। तो पहले हम देखते हैं व्हाट आर वेक्टर्स एंड स्केलर्स, ठीक है। एंड इधर पूछा विच ऑफ द क्वांटिटीज डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट आर स्केलर्स एंड विच आर वेक्टर्स। तो वेक्टर हैज़ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मतलब उसका साइज है, मतलब एक्सटेंट, मतलब कितना गया, क्या मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, या क्या वेट है, या जो भी। और डायरेक्शन क्या है? किस तरफ वो गया, क्या किस डायरेक्शन में गया। वेक्टर में डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है। स्केलर में डायरेक्शन नहीं बताया जाता है, ओनली मैग्नीट्यूड बताया जाता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। स्केलर इज ओनली अ वेक्टर, स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड। नाउ यहाँ पर डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट आर स्केलर्स एंड विच आर वेक्टर्स। चलो, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? आप किसी भी डायरेक्शन में यू कैन ट्रैवल, है ना, लेकिन आप कुछ डिस्टेंस कवर करो। सपोज मैं इस पॉइंट में, मुझे सपोज इस तरफ जाना है, तो आई कैन गो राइट। कितना भी मैं डिस्टेंस इधर से ट्रैवल कर सकती हूँ, चाहे इतना ही करूँ या इतना ही करूँ। मैं जा रही हूँ, आई एम कवरिंग सर्टन डिस्टेंस, मैं कुछ मील कवर कर रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता रही कि मैं किस तरफ जा रही हूँ। डिस्टेंस हैज़ नथिंग टू डू विथ द डायरेक्शन यू आर ट्रैवलिंग। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव हिज डायरेक्शन डज नॉट मैटर, ओनली मैग्नीट्यूड, कितना आपने ट्रैवल किया, ठीक है। डिस्टेंस आपने कितना कवर किया। डिस्टेंस जब आप बोले, जैसे आप बोलोगे हाउ फार डिड यू वॉक टुडे, तो मैं बोलूँगी आई वॉकड 1 किलोमीटर टुडे, ठीक है। तो वो 1 किलोमीटर इज अ डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन मैंने ये नहीं बताया आपको कि मैं किस डायरेक्शन में गई थी, ठीक है। तो वो डिस्टेंस हो गया। तो व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कितना दूरी मैंने कवर किया। अभी स्पीड क्या है? अगेन स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? इट इज द रेट ऑफ चेंज इन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इट डज नॉट कीप ट्रैक ऑफ डायरेक्शन। स्पीड भी एक जैसे अभी वेलोसिटी है, स्पीड और वेलोसिटी में हम फर्क देखेंगे। वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन स्पीड स्केलर है, क्योंकि स्पीड में अगेन हम लोग ये नहीं बता रहे कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी में हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताएंगे। वेलोसिटी का ये एक खासियत है कि if there is a change in direction, speed or both, the velocity will change. Velocity is the speed of an object in a particular direction. Speed is the speed जैसे क्या, एक गति, ठीक है। एक क्या स्पीड, क्या कितना स्पीड में तुम चला सकते हो गाड़ी। मैं बोलूँ मैं 100 किलोमीटर पर आवर में चला सकती हूँ गाड़ी, तो वो हो गया तुम्हारा स्पीड। लेकिन वेलोसिटी में आपको बताना है मैं 100 किलोमीटर पर आवर
ईस्ट चला रही हूँ, तब आप बताओगे कि वो वेलोसिटी है। तो अभी जैसे आप कुछ अभी जैसे रॉकेट अगर फायर करते हैं तो रॉकेट गोज अप, है ना, तो इट इज़ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ सो एंड सो माइल्स पर आवर अपवर्ड्स, तो वो वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो ये एक मेजर डिस्टिंक्शन है स्पीड और वेलोसिटी। और मैं आपको बताती हूँ उसके बीच में क्या फ़र्क है, अभी बताती हूँ, रुको। फिर टाइम है, टाइम अगेन इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि हम टाइम मिनट्स, आवर्स एंड सेकंड्स में बताते कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा। हम ये नहीं बताते कि किस डायरेक्शन में 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, इट डजंट मेक सेंस, है ना, तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो टाइम इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट डिस्क्राइब्स द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय सर्टन मैग्नीट्यूड इन अ सर्टन डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल, तो किस डायरेक्शन में आपने ट्रैवल किया और कितना कवर किया, तो दोनों है उसमें। क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है डिस्प्लेसमेंट में। ओके, तो ये आप आंसर्स लिख सकते हो। तो आपको पूछा गया कि स्केलर है कि वेक्टर है। तो अभी 2 फॉर्मूलाज, 2-3 याद रखिए कि फिजिक्स में कुछ कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको बाय डिफॉल्ट बाय हार्ट करना ही पड़ेगा। एक्चुअली बहुत समझ गए तो ईजी है, एक्चुअली इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। इतना ही है कि कुछ कुछ फॉर्मूलाज है जो आपके मन में हमेशा रहनी चाहिए। जैसे अभी ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्यों यहाँ पर डिस्टेंस और इधर डिस्प्लेसमेंट लिया गया है? स्पीड में डिस्टेंस यूज़ किया क्योंकि हमने देखा कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, और हमने देखा वेलोसिटी इज वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। तो उसके बेसिस में वेलोसिटी को हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिया। तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है ना, लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता अनलेस यू आर एट द सेम पॉइंट, यू हैव नॉट स्टार्टेड। आपने स्टार्ट नहीं किया तो इट विल बी 0। अगर आपने स्टार्ट किया है तो इट कैन बी मतलब 1 मीटर, 100 मीटर्स, 1000 मीटर्स, कितना भी हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर आप कहीं से यहाँ से 1000 मीटर ट्रैवल करके वापस इधर आए तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो ये फ़र्क है वेलोसिटी और स्पीड में। ठीक है, ठीक है। अभी स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या डिफरेंस है? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी जैसे हमने देखा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ स्पीड रेफर्स टू हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कितनी तेजी से एक ऑब्जेक्ट जा रही है, कार हो या तुम हो, वो स्पीड बताती है। या द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस, किस रेट में, मतलब जैसे इसको भी इनका ये यूनिट सेम है, जैसे आप किलोमीटर पर आवर या कुछ भी बोलो, तो दोनों स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम है, लेकिन स्पीड में आप डायरेक्शन मेंशन नहीं करते, वेलोसिटी में आप डायरेक्शन मेंशन करते हो। जैसे स्पीड में बोलो वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्कूटर चला रही थी, तो वो स्पीड बता रहा है बस कितना फास्ट एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। वेलोसिटी इज अ रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। ठीक है, किस रेट से एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है, हाँ, इन विच डायरेक्शन, इसलिए उसको वेलोसिटी कहते हैं। हाँ, फिर अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट ऐसे हाई स्पीड एंड कवर्स अ लार्ज डिस्टेंस इन अ शॉर्ट टाइम। तो अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड में जा रही है तो वो एक लंबा डिस्टेंस जल्दी कवर कर लेगी, है ना। तो और ऑब्जेक्ट जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है उसका स्पीड कितना होगा? 0। अब ये पर्सन मूविंग क्विकली बैक एंड फोर्थ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, सपोज ये पॉइंट है और ये पॉइंट बी है, ए टू बी के बीच में बार बार आगे पीछे कर रहे हैं, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, मूवमेंट बहुत है, डिस्टेंस बहुत कवर हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, क्योंकि इट इज कम, ही और शी इज कमिंग बैक टू पॉइंट ए अगेन एंड अगेन। दिस विल नॉट रिजल्ट इन ए चेंज इन पोजिशन बार बार ओरिजिनल पोजिशन में आ रहा है, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो दिस इज नॉट चेंज रिजल्टिंग इन ए चेंज इन पोजिशन, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। हमने देखा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इधर 0 है तो डायरेक्टली वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। लेकिन स्पीड ऐसा नहीं है, स्पीड इज डिस्टेंस, वो कितनी बार इसने आगे पीछे किया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया अपॉन टाइम, दैट विल गिव यू द स्पीड। ओके, तो ये कुछ फर्क है। टू इंक्रीज वेलोसिटी, अगर आपको वेलोसिटी इंक्रीज करना है, द पर्सन मस्ट ट्राई टू डिस्प्लेस देमसेल्व्स फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, मतलब बार बार ए में वापस नहीं आना है, यू हैव टू गो फर्दर। अब बी में रुक गए तो यू कैन गिव योर वेलोसिटी। सपोज ये 50 मीटर था तो 50 मीटर अपॉन कितना टाइम लगा तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन आपने डिस्प्लेस नहीं किया, बार बार इधर आ रहे हो, तो देन वेलोसिटी बिकम्स 0। तो वेलोसिटी इज स्पीड विथ डायरेक्शन। ठीक है, स्पीड में स्पीड तो आप बता सकते हो कि चलो 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर आप ये पॉइंट से ये पॉइंट जाके आप वापस इसी पॉइंट में आ गए तो आपका वेलोसिटी विल बी 0, लेकिन स्पीड में भी 50 किलोमीटर पर आवर। समझ गए क्या? तो ये है कुछ डिफरेंसेस। नाउ इन द फर्स्ट, अभी हमने फॉर्मूलाज देखे। ओके, द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द हाउस, अब ये भी हमने देख लिया ना। अच्छा ठीक है, एक बार देख लेते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने देखा शीतल और प्रशांत के बारे में, तो क्या हुआ था,
The first example, the straight line distance between the houses of Sheetal and Sangeeta is 500 meter and that between Sangeeta's house and school is 1200 meter, है ना. तो ये शीतल का घर था, ये संगीता का घर है और ये स्कूल है. तो प्रशांत और शीतल इधर रहते हैं. तो शीतल ऐसे गई और प्रशांत ऐसा गया, करेक्ट. तो क्या हो गया, सपोज शीतल टेक्स 5 मिनट्स टू रीच संगीता's हाउस. यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको 5 मिनट लगता है. एंड देन 24 मिनट्स टू रीच स्कूल. ये स्कूल है. यहाँ से 24 मिनट लगा, दोनों मिल के गए. और यहाँ से इसको संगीता के घर तक 5 मिनट लगा. लेकिन प्रशांत को यहाँ से डायरेक्टली स्कूल जाने के लिए 1300 मीटर था यहाँ से यहाँ तक, है ना. तो पहुँच गए. तो अभी शीतल का स्पीड कैसे पता करोगे. हमने देखा कि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. अभी देखो वेलोसिटी और स्पीड में कैसे फर्क दिखता है. अभी डिस्टेंस अपॉन टाइम में देखो, पहले यहाँ से आप पहुँचने के लिए उसको कितना लगा. यहाँ से आप 500 मीटर है और यहाँ से आप 1200 मीटर है ना. और ये है 1300 मीटर, ठीक है. तो अभी शीतल का स्पीड अलोंग दिस पाथ इज व्हाट, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 500 अपॉन 5, यानी कि 100 मीटर पर मिनट के स्पीड से वो चल रही है. फिर शीतल स्पीड अलोंग पाथ बी, अगेन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितना है 1200 अपॉन 24, तो कितना मतलब 50 मीटर पर मिनट. यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए उसका स्पीड था 50 मीटर पर मिनट. तो इसका एवरेज स्पीड कितना हो गया, ये टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है. टोटल डिस्टेंस कितना है 1200 प्लस 500, यानी कि 1700 अपॉन टोटल टाइम कितना लेगा 24 प्लस 5 मिनट्स, यानी कि 29 मिनट्स. तो आपको 58.6 मीटर पर मिनट उसका एवरेज स्पीड मिला. कैसे, ये दोनों को आपने ऐड किया और टोटल टाइम से डिवाइड किया. ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अभी शीतल का वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना. यहाँ से यहाँ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है 1300 मीटर. तो 1300 मीटर अपन उसने टोटल टाइम कितना लिया 29 मिनट्स. तो उसका 44.83 मीटर्स पर मिनट उसका वेलोसिटी था, ठीक है. तो ये सिंपल है ना. बेसिकली आपको फॉर्मूलास याद रखना है कि वेलोसिटी के लिए आप हमेशा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यूज करेंगे और स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करेंगे. ओके, तो इधर देखिए, सचिन इज ट्रैवलिंग ऑन अ मोटर बाइक. एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इन द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग सचिन्स राइड. What will be the effect on the velocity of the motorcycle if its speed increases or decreases, but its direction remains unchanged? क्या अपना वो एक उसका स्पीड बढ़ा रहा है और कम कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में जा रहा है. तो वेलोसिटी में क्या फर्क होगा, वेलोसिटी चेंजेस बाय चेंजिंग द स्पीड वाइल कीपिंग द डायरेक्शन द सेम. ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगा जब स्पीड चेंज होता है, डायरेक्शन सेम होगा लेकिन वेलोसिटी बदलेगा. इन केस ऑफ ए टर्निंग ऑन द रोड, अब रोड में टर्निंग हो गया, विल द वेलोसिटी एंड स्पीड बी द सेम, नहीं हो सकता, है ना. तो वेलोसिटी चेंजेस बाय चेंजिंग द डायरेक्शन व्हाइल कीपिंग द स्पीड द सेम. तो वेलोसिटी जब आप डायरेक्शन चेंज कर दे तभी वेलोसिटी कम ज़्यादा होता है. ओके, फिर if on a turning Sachin changes the direction as well as the speed of the motorcycle, what will be the effect on its velocity? Again, velocity changes by changing the speed as well as the direction. तो याद रखो कि velocity changes by changing the speed, चाहे direction same हो, changing the direction चाहे speed same हो, और changing speed and direction दोनों से भी velocity में फर्क गिरता है. ओके, अभी यहाँ एक टेबल है. ओके, दिस अ टेबल यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन दिखाने के लिए. यहाँ पर 3 दोस्त हैं, अमर, अकबर और एंथनी, जो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं. तो उनको 5 बजे से 8 बजे तक 0 to 120 किलोमीटर ट्रैवल करना है. तो तीनों ने अलग अलग रेट में ट्रैवल किया है. लेकिन 8 बजे को अमर पहुँच गया और अकबर पहुँच गया, लेकिन एंथनी अभी भी 84 किलोमीटर में ही है, मतलब वो अभी तक पहुँचा नहीं है. तो व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द नोटिंग्स ऑफ डिस्टेंसेस मेड बाय अमर, अकबर एंड एंथनी. टाइम डिफरेंस कितना है, यहाँ देखिए, इसको माइनस करोगे तो आपको टाइम डिफरेंस मिलता है कि दोनों स्टार्ट तो उन्होंने सबने 0 साथ में चालू किया, लेकिन इसने 20 किलोमीटर कवर किया आधे घंटे में, इसने 18 किलोमीटर कवर किया, इसने 14 किलोमीटर. अभी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ आप देखोगे ना तो अमर एकदम इसमें चल रहा है, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है. 20, 40, 60, 80, हाफ एन आवर के डिफरेंस में वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल के 120 किलोमीटर क्रॉस करता है. अभी अकबर यूनिफॉर्मली चल रहा है, क्या देखते हैं, 0, 18 2 जार 36 ना, फिर 18 3 जार
ये नहीं आता, करेक्ट। ये इसका जो मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म है। अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वली कवर हो रहा है, जैसे इसका है, अभी यहाँ देखो 14 2s are 28, 14 3s are 42, फिर ये भी यूनिफॉर्मली कवर कर रहा है, एंथनी भी। सिर्फ अकबर का स्पीड में यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लीनियर का मतलब क्या है, सीधा स्ट्रेट लाइन मोशन को लीनियर कहते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब आप इक्वल इन टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करो, जैसे कि ये और ये कर रहा है। चाहे ये थोड़ा स्लो चला रहा है लेकिन इसने भी उतने ही स्पीड मेंटेन किया है थ्रू आउट द जर्नी, लेकिन इसके स्पीड में थोड़ा कम ज़्यादा हुआ है, थोड़ा फ़र्क है, ठीक है। तो कहीं देखो, कहीं फ़र्क बहुत कम है 36 और 42, कहीं पर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ऐसा है। तो who has covered equal distances in equal intervals of time? Amar and Anthony. Are all the distances covered by Akbar in the fixed time intervals the same? नहीं, है ना। कहीं 0 18 यहाँ पर थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी था, लेकिन उसके बाद एक कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। ओके, तो इट इज़ नॉट फिक्स टाइम इंटरवल्स। लेकिन इनका फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो इफ एन सो कंसिडरिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर, अकबर एंड एंथनी इन फिक्स टाइम इंटरवल्स, व्हाट कैन यू से अबाउट दैट स्पीड्स? स्पीड के बारे में आप क्या बोल सकते हो कि दे आर ट्रैवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, ही इज ट्रैवलिंग एट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, जैसे इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये एक की है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अभी एक्सेलरेशन क्या है? आप सबको गाड़ी एक्सेलरेट करने तो आती है ना, आप सबने बाइक तो चलाई होगी, हाँ, चाहे आपको अलाउड नहीं फिर भी आपने चलाई होगी। तो या तो आपने डैडी के पीछे बैठ के आपने देखा होगा कि डैडी कभी कभी स्पीड बढ़ाते हैं, कभी कम करते हैं, बढ़ाते हैं कम करते हैं। कैसे? सिग्नल में आते तो कम कर देते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा है तो कम कर देते हैं, हाँ, जब सही सब रास्ता एकदम क्लियर हो तो स्पीड बढ़ा देते हैं। तो इससे कहते हैं एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? स्पीड बढ़ाना, और डिसेलरेशन है स्पीड कम करना। अभी डिसेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो। ओके, तो आपने ओके स्लाइड के बारे में बताया। आप जब ऊपर बैठते हो स्लाइड के, तब आपका वेलोसिटी कितना है, जब आप बैठे हो तब आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। इधर इनिशियल वेलोसिटी को u के नाम से बताया गया है, फाइनल वेलोसिटी को v के नाम से बताया गया है। तो आप जब स्लाइड के ऊपर बैठे हो इधर, तो आपका स्टार्टिंग में वेलोसिटी इज 0, और जब आप यहाँ पहुँच गए तो आपका वेलोसिटी अगेन बिकम्स 0। लेकिन इधर आपका वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन आपका होगा फाइनल, इधर जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये तो एट रेस्ट का है, इनिशियल एंड फाइनल। लेकिन जब तक आप इधर पहुँचते हो, जब आपने स्टार्ट किया तब क्या स्पीड था, और जब आप एंड करने वाले थे तब क्या स्पीड था, ठीक है। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड, देन इट इज सेड टू हैव एक्सेलरेटेड मोशन। तो वेलोसिटी यहाँ चेंज हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने तक वेलोसिटी इज चेंजिंग, दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग, तो इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। नाउ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। When an object is at rest in the beginning of its motion, what is its initial velocity? When an object is at rest, so what is the initial velocity? U will be 0. When an object comes to rest at the end of its motion, what is the final velocity? V will be equal to 0. Okay, so initial velocity at rest is 0, final velocity at rest is 0. उसके बीच में वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो देर आर 2 टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव एंड 3 टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0 एक्सेलरेशन। तो when the velocity of an object increases, the acceleration is positive, मतलब जब वो एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ रहा है, एक्सेलरेट किया आपने मतलब स्पीड बढ़ाया, तो दैट इज पॉजिटिव। तब जब आप डायरेक्ट इन दिस केस द एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिस तरीके एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स, मतलब आप इस साइड जा रहे हो तो आपका एक्सेलरेशन इज इन दिस साइड। ओके, तो इट इज इंक्रीजिंग। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम, टाइम के साथ साथ अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो इट हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसे डिसेलरेशन भी कहते हैं, क्योंकि उसका स्पीड कम हो रहा है और उसका डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डिसेलरेशन का डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये है, नेगेटिव एक्सेलरेशन ये है। और इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, सपोज ये जो स्पीड पकड़ा है उसने इधर से इधर तक जो स्पीड है उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सॉरी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इस डायरेक्शन में जा रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसका कुछ एक्सेलरेशन ही नहीं है। मतलब वो अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है तो वो 20 किलोमीटर के स्पीड में ही जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, कुछ उसने
स्पीड इंक्रीज नहीं की है, डिक्रीज नहीं की है, तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये, देखो। ठीक है, अभी यहाँ यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अभी आप यहाँ देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहा है। जैसे 0 सेकेंड्स में डिस्टेंस 0, 10 सेकेंड्स में 15 मीटर्स, 20 सेकेंड में 30 मीटर, 30 सेकेंड में 45 मीटर्स। मतलब ये 15-15 के स्पीड से डिस्टेंस 15-15 मीटर से डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। हर 10 सेकेंड में 15-15 मीटर से बढ़ रहा है। तो आप जब इसको टाइम ग्राफ में प्लॉट करोगे ना, ये टाइम है 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, और ये आपका डिस्टेंस है 20, 40, 60, 80, 100 मीटर्स। ठीक है, तो आप जहाँ 0 पे 0 है, 10 पे 15 है, हाँ, 20 पे 30 है, 30 पे 45 है। आप प्लॉट करोगे तो आप फाइनली जब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको ये स्ट्रेट लाइन आएगा। देखिए 0 से लेके, तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब ये क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट्स यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अभी इधर देखिए एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। आप यहाँ देखिए टाइम 0 पे 0 है, 5 सेकेंड्स पे 7 है, 10 पे 12 है, 15 पे 20। आप इसके बीच में क्या फर्क दिख, 12 माइनस 7 कितना होता है? 5 है ना। 20 माइनस 12 कितना होता है? 8। 30 माइनस 20 10, 41 माइनस 30 11। तो मतलब इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। यहाँ टाइम चाहे यूनिफॉर्म दिखाया है, लेकिन उस टाइम में जैसे वो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने देखा यूनिफॉर्मली बढ़ रहा था, इधर यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा है लेकिन अलग अलग। तो आप इसको जो अगर आप इस ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपको क्या करना है? पहले टाइम को इधर देना है 0, 10, 20, 30, 40, फिर आप डिस्टेंस को इधर 10, 20, 30, 40 दे सकते हो। फिर आप प्लॉट करोगे तो आपको दिखाई देगा कि देखो 5 सेकेंड्स इधर आता है, 5 सेकेंड्स में आपने 7 मीटर कवर किया, 10 सेकेंड में 12 मीटर कवर किया, 20 सेकेंड में 30 मीटर कवर किया। ऐसे आप प्लॉट करते रहोगे तो आप देख रहे हो कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। आप स्केल लगा के देख सकते हो। स्केल किधर है? 1 मिनट। ये देखो, आप यहाँ से यहाँ अगर आप लगाओगे तो यू विल सी दैट इट इज नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इट इज अ कर्व, इट एनी काइंड ऑफ कर्व, इट कैन गो इन एनी डायरेक्शन, कम ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो ये हो गया। अभी देखो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अभी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इधर देखो, ए ट्रेन इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन ना 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मोशन में चल रही, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 एक्सेलरेशन, क्योंकि वो 0 आवर से 5-6 घंटा कंटिन्यूसली 60 किलोमीटर के स्पीड से ही जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही चल रही है ट्रेन। तो उसने अपना स्पीड ना ही बढ़ाया है ना ही कम किया है। ओके, तो 60 किलोमीटर पर आवर 5 घंटे के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चला रही, मतलब एक्सेलरेशन आपको वहीं पर पता चल गया कि इट इज 0, इट इज गोइंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस यूनिफॉर्म मोशन इज शोन हियर। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे तो 1 आवर में 1 घंटे में उसका वेलोसिटी 60 है, 2 घंटे में भी 60 है, 3 घंटे में भी 60 है, 4 घंटे में भी 60 है, 5 घंटे में भी 60 है। तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, there is no change. Now with the help of the graph, how will you determine the distance covered by the train between 2 and 4 hours? 2 घंटे से लेके 4 घंटे के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तुम इस ग्राफ से कैसे पता करोगे? एक तो है कि आप ये इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एरिया निकालने के अलावा जैसे हम कैसे पता कर सकते हैं इसको। देखो, इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो? हर घंटे में 60 किलोमीटर कवर कर रही है ना। पर आवर का मतलब क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर 1 घंटे में 60 कवर किया तो 2 घंटे में 120, तो 5 घंटे में 300 किलोमीटर उसने कवर किया। अभी वो पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 and 4 आवर्स। 2 घंटे से लेके 4 घंटे के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब टाइम कितना हो गया? 4 - 2, 2 to 3 आवर्स, 3 to 4 आवर्स, मतलब 2 घंटे के बीच में उसने कितना कवर किया? डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, तो 60 × 2 मतलब 120 किलोमीटर कवर किया उसने 2 and 4 आवर्स के बीच में। वो क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है।
अभी एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी 60 माइनस 60 होगा, ठीक है, क्योंकि उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी भी 60 है, इनिशियल वेलोसिटी भी 60 है, तो 0, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हैज नॉट चेंज, तो एक्सेलरेशन इज 0. देयर इज नो एक्सेलरेशन एज अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एज अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ओके। सो आप इससे निकाल, लेकिन इसका दूसरा ग्राफ से आप एरिया ट्राइंगल एरिया निकाल के भी निकाल सकते हो, जैसे यहाँ दिखाया उन्होंने। तो अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अगेन यहाँ पर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देख रहे हैं, देखिए 5, 10, 15, 20 जो 5-5 सेकेंड के इंटरवल में वेलोसिटी 8, 16, ये 8 का टेबल ये लिटरली, तो यूनिफॉर्मली इट इज इंक्रीजिंग, ओके। द चेंजेस इन द वेलोसिटी ऑफ अ कार इन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टाइम टेबल, ओके। अभी यहाँ देखो टाइम के हिसाब से 5 सेकेंड में इट इज कवरिंग 8 it is velocity is 8 meter per second. At 10 seconds it is 16 meter per second. At 15 seconds it is 24 meter per second. At 20 seconds it is 32 मीटर पर सेकेंड. इसका क्या बता रहा है कि इट इज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, है ना. बट वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन कैसे इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है ना. हर 5 सेकेंड में 8 मीटर से इंक्रीज हो रही है, हर 5 सेकंड में 8 मीटर से इंक्रीज हो रही है, 8 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है, मतलब हर सेकंड में 8 मीटर और स्पीड बढ़ रहा है उसका. तो इट इज एक्सेलरेटिंग, आप क्लियरली देख सकते हो. अभी ट्रेन के केस में हमने क्या देखा था कि 60 पे एक सीधा लाइन था. क्यों? क्योंकि हर सेकेंड में उसका स्पीड उतना ही था, चेंज नहीं हुआ. लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि हर सेकेंड में इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये एक्सेलरेट कर रहा है. ओके, हर सेकेंड में द स्पीड इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स इट इज एक्सेलरेटिंग. सो द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स. दस दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन एक्सेलरेटेड मोशन. ये क्यों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? क्योंकि हर 5 सेकेंड में उतना ही स्पीड से उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, उतने वेलोसिटी से स्पीड इंक्रीज हो रहा है. तो इट इज इक्वली इंक्रीजिंग, देयरफॉर इट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है. नाउ फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन में देखा था. लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, आप सपोज इसको यहाँ पर आप देखो, अगर आपने इधर 20 दिया है, इधर 23 दिया है, इधर 28 दिया है, 29 दिया है, सपोज इधर 53 दिया है, हाँ, इधर 60 दिया है और इधर 75 दिया. अभी हम ग्राफ बना के देखते, देखो. ठीक है, 5 में 8 है, 10 में 16, ठीक है, 10 में 20 हमने पकड़ा है. ओके ओके, 10 में 20. ओके, तो 16 20 सपोज इधर है. ओके, फिर 15 में 23 इधर, ठीक है, 20 में 29 कहीं इधर, ठीक है, फिर 25 में 53 यानी कि कहीं इधर, ठीक है, फिर 30 में 60 मतलब कहीं इधर. ओके, तो अभी हमको हमारे पास ग्राफ में इतनी जगह, तो हम यहाँ देखते हैं कि कैसा लाइन बन रहा है. इधर से इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा. तो आप देख रहे हैं क्या, इज इट अ स्ट्रेट लाइन? इट इज नॉट अ straight line. So this is, therefore this is not uniformly accelerated. The acceleration is changing according to the change in velocity. ठीक है. तो the velocity time for non uniformly accelerated motion, जैसे हमने अभी देखा ये सेकेंड एग्जाम्पल में, the velocity time graph में have any shape. ठीक है, कोई भी शेप लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द हाउ द एक्सेलरेशन चेंजेस विद टाइम, कितना एक्सेलरेट कर रहा है उसके बेसिस पे. लेकिन अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ओके, नाउ अभी एक ग्राफ जो हमने देखा इधर, जो ओरिजिनल ग्राफ बना था, उसमें एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार कैसे निकालोगे. यहाँ पर उन्होंने 32 + 16/2 यानी कि 24 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी निकाला है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. ठीक है, तो एवरेज निकाल सकते हो आप, या तो सारे ऐड करके टोटल नंबर ऑफ जितने 1 2 3 4 5 6 7 लेके टोटल ऐड करके डिवाइड बाय 7 कर सकते हो, या तो इसमें से 2-3 लेके उसको डिवाइड बाय 3 कर सकते हो, या 2 कर सकते हो. जितने लेते हो उतने से आपको डिवाइड करना है फॉर एवरेज. ओके, तो मल्टीप्लाइंग दिस बाय द टाइम इंटरवल दैट इज 10 सेकंड्स गिव्स अस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार. तो डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 24 मीटर इंटू 10 सेकेंड्स. हमको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. तो और डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम.
तो स्पीड आपको यहाँ 24 मीटर पर सेकेंड मिला और टाइम यहाँ 10 सेकेंड बताया है, तो 240 मीटर मिलता है। लेकिन अगर आपको ये आपको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे, तो जितना डिस्टेंस इसने अभी कवर किया देखो, द डिस्टेंस कवर्ड इज गिवन बाय द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंगल ABCD। देखो ABCD, इसके बीच में 10 सेकेंड के इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आपको ग्राफ के नीचे वो उसको एक्सटेंड करना है। अभी आप यहाँ देख रहे हो कि ये इसमें एक स्क्वायर पोर्शन भी है और एक ट्राइंगल पोर्शन भी है, तो आपको ये दोनों का एरिया सेपरेटली निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल AECD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB निकालोगे तो आपको इसका यही सेम आंसर मिलेगा, डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। ठीक है, समझ गया ना। एरिया निकाल के आपको डिस्टेंस ग्राफ से आप निकाल सकते हो, या तो आपको फॉर्मूला यूज करके निकालना है। ओके, आंसर सेम आता है। अभी हम लोग एक दूसरे पोर्शन में आएंगे लेसन के, वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, न्यूटन स्टडीड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड गेव अ सेट ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। न्यूटन के लॉज बहुत फेमस है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वेरी फेमस। तो अभी उसने क्या बताया था, अभी हम यहाँ देखते हैं। 3 इक्वेशन बता उसने। दीज रिलेट टू द डिस्प्लेसमेंट। हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन, एंड एक्सेलरेशन इज चेंज इन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट, एंड टाइम ऑफ मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी देखो, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के मोशन में है, हाँ, विथ इनिशियल वेलोसिटी u। उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, इधर से इधर ट्रैवल करने में उसका वेलोसिटी इधर u है और इधर v है। हाँ, कितने टाइम में कवर किया, टाइम t में कवर किया। उसका एक्सेलरेशन क्या था, a। u टू v में ट्रैवल करने के टाइम उसका एक्सेलरेशन था a। ओके, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इधर से इधर तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो s डिस्प्लेसमेंट, इसके इधर तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस s, इन टाइम t, एक्सेलरेशन a, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। तो द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज v इक्वल टू u प्लस at। इसका मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, फिर दिस गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। फिर रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, s डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। ये सब ये जो फॉर्मूलाज है ना, दिस यू हैव टू बाय हार्ट एंड कीप। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली इसको आप प्रॉब्लम्स में डालोगे तो आपका सम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली इसमें से एक वैल्यू रहता है जो आपको पता करना रहता है। तो अगर आपके पास बाकी सारे वैल्यूज है तो आप फटाफट डाल के वो वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, तो अभी यहाँ पर आपके यहाँ पर 3 तरीके बताए कि आप ग्राफिकली, इसको बहुत ही ईजी है, इसको मुझे नहीं लगता मुझे आपको पढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये रिलेशन डिस्प्लेसमेंट कैसे उन्होंने ये फॉर्मूला में आए हैं ना, वो आपको बताना है। ठीक है, तो बेसिकली देखो, अच्छा ठीक है, मैं एक आपको समझा देती हूँ। यहाँ जो फिगर है वो क्या दिखा रहा है, शोज द चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी कैसे टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो हमने देखा था पिछले वाले पेज में कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं। सो द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट डी इन द ग्राफ विथ वेलोसिटी u, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी कीप्स इंक्रीजिंग आफ्टर टाइम t। आप जब ये स्लोप लाइन देख रहे हैं मतलब ये इंक्रीज हो रहा है ना। अगर ये ऐसा स्ट्रेट लाइन होता था मतलब वो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे हमने ट्रेन का देखा था। जब हम ऐसी ग्राफ देखते हैं मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, और ऐसे ग्राफ देखोगे नीचे आती हुई तो इट इज डिक्रीजिंग। तो इट्स वेलोसिटी कीप्स इंक्रीजिंग एंड आफ्टर टाइम टी इट रीचेज द पॉइंट बी ऑन द ग्राफ। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज v, यानी कि u मतलब OD, मतलब आपको ये रेफरेंस पॉइंट है आपका ना ग्राफ में। तो u है OD और b क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, हाँ, OC। ठीक है, OC आप यहाँ देख रहे हैं, ये ग्राफ में इधर आपको पकड़ना है। ठीक है, OC, और टाइम कितना है, t इक्वल टू, टाइम ग्राफ में देखो तो टाइम इक्वल टू TE। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये वेलोसिटी का एक्सिस है और ये टाइम का एक्सिस है।
ठीक है। तो आप जब वेलोसिटी के लिए निकाल रहे हो इनिशियल वेलोसिटी, तो आपको इसमें कैलकुलेट करना है, इसलिए इनिशियल ओडी, तो अब जब फाइनल इधर पहुंचा तो इट इज ओसी और टाइम इज ओई। तो एक्सीलरेशन हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना। तो कैसे हमने बताया था, u माइनस वी माइनस यू अपॉन टी, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी आपका है ओ सी माइनस ओ डी अपॉन ओ ई, ठीक है। हाँ, तो देयरफॉर सी डी इक्वल टू ए टी, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सेलरेशन इनटू टाइम देखा, ये टी है, ओ ई इज टी, है ना, और ए इज ओ फाइनल वेलोसिटी माइनस ओ सी माइनस ओ सी माइनस ओ डी विल गिव यू व्हाट, सी डी, करेक्ट। तो ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अभी आपको वाई एक्सिस कौन सा आपका, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई है और ये एक्स। तो आपको एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू बी बनाना है, ये बी को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। दिस विल क्रॉस द एक्स एक्सिस एट ई। तो ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू डी, ठीक है, जहां से वो स्टार्ट कर रहा है। दिस विल क्रॉस द लाइन बी ई एट ए, ओके। नाउ फ्रॉम द ग्राफ बी ई इक्वल टू ए बी प्लस ए ई, है ना। देयरफॉर वी इक्वल टू सी डी प्लस ओ डी, है कि नहीं, ये आपका फाइनल वेलोसिटी है। तो सी डी प्लस ओ डी आपको आपका फाइनल वेलोसिटी देगा। फिर ए बी सी, सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए ई इज इक्वल टू ओ डी, है ना। therefore v इक्वल टू ए टी प्लस यू। आप इसको ड्रॉ करके देखिए, ये इसको एक्चुअली समझाने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये बहुत ही सिंपल है। आप सिर्फ उसको बनाओ और ये जो ज्योमेट्रिक जो शेप्स है उसके बेसिस में आप देख रहे हो। ग्राफ में कैसा होता है, बहुत ईजी होता है समझने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सब अगर थोड़ा भी अगर वेरिएशन है तो ग्राफ में दिख जाता है ना, जैसे हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखा था। अगर आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इमीडिएटली आपको पता चल जाता है। तो ये आप इन्होंने जैसे बताया है एग्जैक्टली से, आप कभी कभी आएगा आपको क्वेश्चन कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी को ग्राफिकली प्रूव करके दिखाओ, तो आपको ये लिखना है। बेसिकली बहुत ही सिंपल है। बेसिकली आप याद रखो कि ये जो फॉर्मूलाज है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 फॉर्मूला आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए, ठीक है। सो वील स्किप दीज क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा जाएंगे तो, ओके। अभी देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब मोशन इज इन अ सर्कुलर पाथ, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अभी आप यहाँ पर टिप ऑफ द हैंड ऑफ अ क्लॉक, अभी ये क्लॉक के बारे में बता रहे, आपने देखा है क्लॉक कैसे मूव होता है, इस डायरेक्शन में मूव होता है कि नहीं। तो इट इज मूविंग यूनिफॉर्मली, एक एक सेकेंड लेके इट इज मूविंग, राइट। हाँ, उसका द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ अ क्लॉक इज कांस्टेंट, है ना, एक एक सेकेंड में करके कट 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 टाइम यूनिफॉर्मली वो क्रॉस करता है। But the direction of its displacement and therefore its velocity is constantly changing. उसका displacement का direction भी change हो रहा है, and उसका velocity भी बार change हो रहा है। As the tip is moving along a circular path, its motion is called circular. तो uniform circular motion basically circular motion आएगा, मतलब वो एक गोल path में चल रहा है, इसलिए उसको uniform circular motion कहते हैं। Can you give more examples? और कौन से example, हम fan भी ले सकते हैं, uniform circular motion fan है। फिर अगर आपने अपने हाथ में एक रस्सी पे पत्थर बांध के उसको घुमाओगे, वो भी सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अभी देखो ये एक पाथ, ये अलग अलग शेप पाथ के दिखाए हैं, ठीक है। अभी ये स्क्वायर है, अभी आप इसमें ऐसे जा रहे हो, फिर इधर टर्न मारोगे, ये कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट, वेस्ट, फिर साउथ, फिर ईस्ट, फिर नॉर्थ, ऐसे ऐसे आप चेंज करो। फिर अभी ये हो गया आपका पेंटागन, तो यहाँ पे आप इधर जा रहे हो, फिर इधर आपने डायरेक्शन चेंज किया, उसके बाद अभी ये हो गया ऑक्टोगन, है ना, ये हेक्सागन है, सॉरी 5 साइड है। तो अगर आप जितने साइड बढ़ाते जाओगे ना, फाइनली आप जितने साइड बनाओगे, फाइनली यू विल कम टू अ सर्कुलर शेप, ठीक है। जितने साइड बढ़ते जाते हैं उतना उसका शेप सर्कुलर होता जाता है। देखो कैसे स्क्वायर से थोड़ा ऐसा हो गया और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इट विल बिकम अ सर्कल, ठीक है। इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन एंड मेक इट इन्फिनिट, it will become the shape of a circle. When an object is moving with a constant speed along a circular path, ठीक है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड, मतलब स्पीड चेंज किए बिना चल रहा है, द चेंज इन वेलोसिटी इज ओनली ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। तो हमने जैसे स्टार्टिंग में देखा था कि वो बाइक के एग्जाम्पल में देखा था कि उसका वेलोसिटी जब भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है या स्पीड चेंज हो रहा है तो
उसका वेलोसिटी भी चेंज होता है। तो क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली, जैसे क्लॉक के एग्जांपल में देखा, कॉन्स्टेंटली उसका डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है ना, इसलिए वेलोसिटी भी चेंज होगी। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कुलर पाथ, द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, क्योंकि द स्पीड इज कॉन्स्टेंटली, वेलोसिटी इज चेंजिंग इन विद डायरेक्शन। The motion of a stone in a sling or that of any object of a bicycle wheel when they are in uniform motion. If an object moving along a circular path of radius r, suppose ये radius r है, takes time t to come back to its starting position, यहाँ से start किया, time t लगता है to come back to its starting position, its speed can be determined using the formula given below. Speed कैसे बताओगे? Circumference upon time. Speed equal to distance upon time बोलते हैं, करेक्ट। तो इधर डिस्टेंस आप कैसे बताओगे सर्कुलर मोशन में? हमको इसका सर्कमफरेंस पकड़ना पड़ेगा, यानी कि 2 पाई आर अपॉन टाइम, ठीक है। तो आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू, स्पीड विल बी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। ओके, नाउ टेक अ सर्कुलर डिस्क एंड पुट अ 5 रुपी कॉइन। एक एक्सपेरिमेंट आप करके देखो। यहाँ पर सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स आप इजीली कर सकते हो। बेसिकली आप यहाँ देखोगे कि इन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। देखो, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो जो जो पैरामीटर्स दिए हैं उसको आपको पहले नोट करना है। देखो कैसे किया है। एन एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, वो एक गोल ट्रैक पे जॉग कर रहा है, ठीक है। ही रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर्स इन 25 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस इज 400 मीटर्स, टाइम इज 25 सेकेंड्स, ठीक है। ऐसे आपको एक एक करके जैसे यहाँ नोट किया करना है। बिफोर रिटर्निंग टू ओरिजिनल, मतलब अगर उसने इधर से चालू किया तो इधर से इधर पहुंचने तक उसको 25 सेकेंड लगे, और डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 400 मीटर। तो हमको ऑलरेडी पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपके पास ऑलरेडी है 400 डिस्टेंस है और टाइम है 25, तो इजीली आपको आंसर मिल जाता है। फिर व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी? एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हमने जैसे देखा था, अगर आप अपने ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो क्या आंसर मिलेगा आपको? वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सेम थिंग विथ ऑल दी अदर एग्जाम्पल्स, इजीली आप कर सकते हो। यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी यूज़ किया है हमने, जो पीछे मैंने आपको कहे थे बाय हार्ट करके रखो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सब आप यूज़ करोगे तो फटाफट आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर अच्छा, ये एग्जाम्पल में ए कैंगरू कैन जंप 2.5 मीटर वर्टिकली। एक कैंगरू है इधर, ठीक है, उसको वर्टिकली जंप करना है 2.5 मीटर वर्टिकली, डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया। What must be the initial velocity of the kangaroo? तो हमको u कितना है पता करना, मतलब कितने वेलोसिटी से जो जंप करेगा तो 2.5 मीटर में पहुंचेगा। अभी इस पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है आपके हिसाब से? इस पे ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आप देखोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? ग्रेविटी का एक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अगर आप जब जंप करते हो ना तो आपके ऊपर ग्रेविटी इज एक्टिंग, इसलिए आप वापस अपने जगह पे आते हो। तो इधर ए को एक्सेलरेशन क्या दिया है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एस इज 2.5 मीटर, मतलब कितना उसको डिस्प्लेस करना अपने आपको 2.5। v इक्वल टू 0, हाँ, मतलब वो क्यों 0 है? क्योंकि जब वो वापस डिस्प्लेसमेंट जंप करके वापस इधर आएगा ना, हाँ, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया उसका? 0 हो गया। तो हमको भाई बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है। तो हम क्या यूज़ करते हैं? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी आपको पता है कि v 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो आपके पास यू स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस 2as आपको डालना पड़ेगा। तो देखो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 49, यू स्क्वायर इक्वल टू 49, यू इक्वल टू 7√49, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप कुछ सम्स ऐसे वाले सम्स आएंगे तो आपको जहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के भी डालना पड़ेगा। यूजुअली दिया रहता है g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको याद रखना है, ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। सो ऐसे ऐसे कुछ कुछ सम्स हैं। नाउ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? हमने जो उधर देखे थे, अभी 3 अलग लॉज है, 3 लॉज ऑफ मोशन है जिससे बहुत पूरा फिजिक्स को गवर्न किया जाता है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बैलेंस्ड वन इज, पहला लॉ ये है, देखिए,
An object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. इसका मतलब क्या है? सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इधर रेस्ट पे है, तो ये दिस विल रिमेन एट रेस्ट, इसमें कोई पोजीशन में चेंज नहीं आएगा जब तक आप यहाँ से बाहर से कोई धक्का नहीं लगाते इसको, तब तक इट विल नॉट मूव, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है यहाँ से यहाँ, ठीक है, चल रही है, तो दिस विल कंटिन्यू टू बी इन एन यूनिफॉर्म मोशन, in a state of uniform motion along a straight line unless an external, सपोज मैं यहाँ से एक पत्थर मैंने इसके ऊपर मारा तो इसका ये क्या बोलते हैं, मोशन में चेंज आएगा, क्योंकि अभी तक तो यूनिफॉर्मली जा रहा था, इसको कुछ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था। सपोज ये सॉरी मेरे को लाइन उल्टा करना चाहिए, सपोज ये पहाड़ के ऊपर से नीचे ये आ रही यूनिफॉर्म मोशन में, ये नीचे उतर रही है, ये पत्थर नीचे उतर रहा है, ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली शुड नॉट बी एक्सेलरेशन ऑल्सो, इट शुड बी इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब देयर शुड बी नो एक्सेलरेशन इन दैट। तो मतलब हम एक लेवल फील्ड कंसिडर करते हैं, सपोज ये आपका रोड है, तो एक यूनिफॉर्म मोशन में एक गाड़ी या कुछ भी चल रही है, ठीक है, यूनिफॉर्मली इट इज मूविंग। तो कब तक ये यूनिफॉर्मली मूव करेगी, जब तक मैं बाहर से इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स डाल के इसका स्पीड या इंक्रीज या डिक्रीज ना करूं, तब तक इट विल गो इन अ यूनिफॉर्म मोशन। तो फर्स्ट लॉ ये स्टेट करता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट जब तक मैं बाहर से कुछ को धक्का ना लगाऊं। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो इट विल कंटिन्यू टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन जब तक मैं बाहर से कुछ एक एक्सटर्नल फोर्स उसको अप्लाई ना करूं, ठीक है। तो इसे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन डज नॉट मीन दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, एक्चुअली देयर आर अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट बट दे कैंसल वन अनदर सो दैट द नेट फोर्स इज जीरो, ठीक है। अभी ये भी आपको बताना है कि इस पर कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही है, लेकिन क्योंकि एक बैलेंस, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, तो नेट फोर्स उसका जीरो हो जाता है, मतलब जो टोटल फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है जब वो जीरो हो जाता है, वो कब इंक्रीज या डिक्रीज होगा, जब मैं एक्सटर्नल कुछ फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करूंगी। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन्स द फेनोमेना ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स मोशन ऑफ स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन। जैसे अगर आपने एक चेयर को एक जगह पे रख दिया तो वो चेयर क्या अपने आप हिल सकती है? नहीं, तो इसलिए उसको इनर्शिया कहते हैं। क्या वो ऑब्जेक्ट के अंदर इनर्शिया है, वो तब तक मूव नहीं होगी जब तक आप उसको मूव नहीं करोगे। इट कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द अनबैलेंस फोर्सेस विच कॉज ए चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो बेसिकली इनर्शिया क्या है? एक ऑब्जेक्ट इज अनेबल टू मूव ऑन इट्स ओन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड टू इट। तो ऑल इंस्टेंसेस ऑफ इनर्शिया आर एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए एग्जांपल्स पूछेंगे तो जो भी चीज़ें इनर्शिया में है, जो अपने आप से मूव नहीं कर सकती है, दैट इज एन, जैसे एक कार है, वो जब तक आप उसको ऑन करके चलाओगे नहीं तब तक इट इज इन इनर्शिया। जैसे आप हो, जब तक आप बैठे हो एक जगह पे, यू आर एट इनर्शिया, यू आर एट ए स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस यू गेट अप एंड वॉक। तो आप अपने ऊपर एक फोर्स लगा के यू आर मूविंग योर सेल्फ, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज, तो फर्स्ट लॉ इज एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है। एक अनबैलेंस्ड फोर्स हैज टू एक्ट ऑन इट। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अभी देखिए, the effect of one object striking another object depends both on the mass of the former object and its velocity. This means that the effect of the force depends on a property related to both mass and velocity of the striking object. This property was termed momentum by Newton. इसका second law क्या state करता है? The rate of change of momentum is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of the force, ठीक है। तो अभी momentum क्या है? Momentum is mass in motion, ठीक है। अभी जैसे ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर कुछ मास है m, है ना, इसका कुछ मास है, कुछ वेट है। वेट और मास में थोड़ा फर्क है, लेकिन अभी के लिए समझ लो वेट, ठीक है। इसके अंदर कुछ मास है, ठीक है। अभी ये मास अगर ये मूव कर रही है, इफ दिस मास इज मूविंग इट इज कॉल्ड मोमेंटम। बेसिकली इट इज मूविंग एंड जैसे आप हो, आपके अंदर कुछ मास है, आप जब मूव करते हो दैट इज मोमेंटम, ठीक है, सिंपल। Any object in motion has momentum. जब it is at rest, it is inertia. When it starts moving, it is momentum. तो momentum है ना, ये जो momentum है m, rate of change of momentum is directly proportional to, अभी अच्छा momentum को p से describe किया था, ओके।
हम m क्योंकि मास के लिए यूज कर रहे हैं, हम इसके लिए मोमेंटम के लिए p यूज करते हैं। ओके, तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी। तो ये m है, तो ये कुछ तो वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो बेसिकली जो मोमेंटम है इट इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो p इक्वल टू एम वी या f इक्वल टू एम वी कुछ भी देते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये देखते हैं p इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अभी यहाँ देखो, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u, ठीक है। व्हेन ए फोर्स F इज अप्लाइड, फोर्स F यहाँ पर मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ इसके ऊपर, इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी फॉर टाइम t, कुछ टाइम के लिए मैं इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। t टाइम के लिए मैंने इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया, तो इसका वेलोसिटी u से बढ़ जाएगा ना, u टू v हो जाएगा, इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी। सो द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, हमने देखा मोमेंटम p इक्वल टू m इंटू वी, तो फाइनल मोमेंटम आफ्टर टाइम t विल बी m इंटू वी। वी क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u था, मैंने फोर्स अप्लाई किया तो उसका वेलोसिटी चेंज होके फाइनली क्या वेलोसिटी हो गया v, तो मैं यहाँ पर u के जगह v रिप्लेस करती हूँ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है? एम वी माइनस एम यू, इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो m कॉमन है, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू एम ए। क्यों a का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, तो ये है ना आपके पास, तो इसके जगह इन्होंने a रिप्लेस किया है, तो एम ए। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो F इज प्रोपोर्शनल टू एम ए, और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो के एम ए, लेकिन ये k का वैल्यू 1 है, तो हमको डायरेक्टली F इक्वल टू एम इंटू ए मिलता है। तो आप कितना फोर्स आपने अप्लाई किया, यू कैन रिमूव इट। ओके, तो ये हो गया आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ मोमेंटम। तो आपको क्या पता चल गया अभी? मोमेंटम क्या होता है? मास इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट में मास होती है, और वो ऑब्जेक्ट जब मूव करती है तो उसे मोमेंटम कहा जाता है, एंड मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी बेसिकली, ठीक है। तो F इक्वल टू एम ए आपका फॉर्मूला आता है, ठीक है। और मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑल्सो। अभी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको ये बताया है इसका SI यूनिट, ठीक है। तो 1 न्यूटन इज 1 kg पर मीटर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 1 न्यूटन होगा 1, तो अगर आपको kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट आ रहा है तो आप उसकी जगह n भी लिख सकते हो, न्यूटन, ठीक है। और डाइन भी है, दैट इज 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉलर क्वांटिटी है तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिगर क्वांटिटी है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप न्यूटन लिख सकते हो। ओके, अभी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन विच एक्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो एवरी एक्शन, सपोज मैंने उसके ऊपर कुछ ये एक ऑब्जेक्ट है A और ये B है, मैंने अगर A को B पे ठोका तो B भी इसको वापस उसी फोर्स से ठोकेगी, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे आपके फ्रेंड ने आपको एक मुक्का मारा तो वो फ्रेंड भी आपको मुक्का मारेगा, वो है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों साथ में काम करते हैं। तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट ने इसको जैसे ही ठोका तो इमीडिएटली इसने भी इसको वापस रिएक्ट किया। जैसे आप ये जैसे गन एक बहुत फेमस एग्जांपल बताते हैं, जब आप गन को शूट करोगे तो रिकॉइल होता है, दैट इज इक्वल एंड, बुलेट तो बाहर निकल गई, लेकिन जब बुलेट निकलने के पहले उसने उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट किया वो फोर्स उसने गन के ऊपर रिटर्न मारा, तो इसलिए हमारा हाथ पीछे आ जाता है जब आप गन से फायर करते हो, ठीक है। तो लेट्स सी, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। सपोज एन ऑब्जेक्ट ए हैज मास m1, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1 है, एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u1, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है b, ये ऑब्जेक्ट a है, ये ऑब्जेक्ट b है, इसका मास है m2 और इसका इनिशियल वेलोसिटी है u2। क्यों हम लोग 1 और 2 बता रहे हैं? क्योंकि हम दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमें दो ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के ऊपर रिएक्शन देखना है, इसलिए हम यहाँ देख रहे हैं ऐसा। तो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये है इनिशियल वेलोसिटी u1, ये है फाइनल इनिशियल वेलोसिटी u2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम, द इनिशियल मोमेंटम ऑफ a इज, मोमेंटम के फॉर्मूला के हिसाब से क्या हमने देखा था? F इक्वल टू एम ए, है ना। तो F1
अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला द इनिशियल ए इज m1u1, तो क्या होगा ये m1, आपको इसका मास पता है m1 और a क्या है u1, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। फिर इसका दूसरे का क्या है m2u2, ठीक है, समझ गए ना, m1u1 m2u2 कैसे आए। ओके, नाउ अभी ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, दिस फोर्स, लेट द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी बी F1, ए से बी को जो फोर्स लग रहा है लेट दैट बी F1, ठीक है। दिस फोर्स विल कॉज एक्सेलरेशन इन ए, ठीक है, अभी ये फोर्स से ये इसको हिट कर रहा है, तो इस मतलब इसमें एक एक्सेलरेशन है कि नहीं, दिस फोर्स विल कॉज एक्सेलरेशन इन ए एंड इट्स वेलोसिटी विल बिकम, अभी तो इनिशियली u1 था, लेकिन जब ये फोर्स इस पे एक्ट करके इधर आ गया तो मतलब वेलोसिटी बढ़ गई, मतलब वो u1 टू v1 हो गया है ना, हमने देखा था फाइनल वेलोसिटी v1 है, तो u1 टू v1 हो गया, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिशन, मतलब अभी उसने ए ने बी को धड़क दिया, ए ने बी को मतलब इट हैज हिट इट, ठीक है, तो वो यहाँ से इधर पहुंचा है, तो यहाँ u था लेकिन यहाँ u1 था, यहाँ v1 हो गया, तो हम u1 की जगह हम v1 रिप्लेस करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, A also exerts an equal force on B but in the opposite direction. This will cause a change in the momentum of B. ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से क्या है, A नहीं, यहाँ होना चाहिए B also exerts an equal force on B, A, ठीक है, अभी A ने B को ठोका लेकिन B भी एक वापस एक रिएक्ट करेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, अभी B ये था, ए ने इसको ऐसा हिट किया लेकिन बी कैसे रिएक्ट करेगा, इस तरफ से रिएक्ट करेगा, मतलब आप देखोगे ना तो फिर अगर आप दो बॉल को धड़क के देखो एक दूसरे के साथ, तो अभी जो ये वाली बॉल इस साइड मूव हो जाती है, और थोड़ा आप देखो, आप करके देखो, दो बॉल को एक दूसरे के साथ कोलाइड करके देखो, तो ए ने जो फोर्स एक्सर्ट किया m1u1 था मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ए बी ऑल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल फोर्स, ये होना चाहिए बी ऑल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल फोर्स ऑन ए बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस विल कॉज ए चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बी। इसका मतलब जो बी के ऊपर जो बी जो चल रही थी अपने हिसाब से, उसके मोमेंटम में भी चेंज आ गया। तो इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद इसका जो u2 था वो चेंज हो गया, अभी वो v2 हो गया, है कि नहीं, क्योंकि चेंज हो गया, इनिशियल था अभी फाइनल, आफ्टर कोलिजन वो v2 हो गया क्योंकि फाइनल वेलोसिटी। तो मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कोलिशन विल बी व्हाट m2v2, क्यों, हमने u2 की जगह v2 डाल दिया क्योंकि कोलाइड होने के बाद उसका मोमेंटम चेंज हो गया। तो इफ f2 इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट b, f2 इक्वल टू माइनस f1, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हम माइनस f1 करें, क्योंकि इक्वल टू, क्यों, क्योंकि इट इज इक्वल एंड ऑपोजिट, तो m2a2 इक्वल टू माइनस m1a1, सिंस f इक्वल टू ma। अभी हमने देखा था a को हमने क्या बताया था, a का क्या फॉर्मूला है v माइनस u अपॉन टी, तो v2 आफ्टर कोलिजन का क्या होगा, v2 माइनस u2 अपॉन टी इक्वल टू माइनस m1 इंटू v1 माइनस u1 अपॉन टी। तो फिर आप इसको रिड्यूस करोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलता है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम, ये क्या दिखाने के लिए है कि द मैग्नीट्यूड जितना वो इस पे असर कर रहा है, ये इस पे असर कर रहा है, उतना ही ये इसके ऊपर असर करेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। Thus, if no external force is acting on two objects, अगर बाहर का कोई फोर्स उन ऑब्जेक्ट्स में एक्ट नहीं कर रहा है, then the total initial momentum is equal to the total final momentum। ठीक है, जब तक बाहर का कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तब तक उसका इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, कोई भी ऑब्जेक्ट लो, इट इज ट्रू। तो when no external force acts on two interacting objects, the total momentum remains constant। तो जब कोई एक्सटर्नल फैक्ट दो इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ कोई एक्सटर्नल फैक्ट फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा, तो जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, दिस इज अ कोरोलरी टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द मोमेंटम इज अनचेंज्ड, कुछ चेंज नहीं आफ्टर द कोलिशन, द मोमेंटम गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स। अभी इसका जो मोमेंटम था वो इसमें आ गया, इसका मोमेंटम उसमें गया, तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, इन दोनों के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। द मोमेंटम ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स डिक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ द अदर इंक्रीजेस। तो अभी जब ए ने बी को कोलाइड किया तो इसका शायद वेलोसिटी इंक्रीज हो गया और इसका डिक्रीज हो गया, क्योंकि इसने इसको कोलाइड किया तो इसका जो ऑपोजिट फोर्स इसके ऊपर आ गया, तो इसका स्पीड कम हो गया और इसका इंक्रीज हो गया। ठीक है, द मोमेंटम, हाँ, दस वी कैन ऑल्सो स्टेट दिस कोरोलरी एज फॉलोज, व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड, हाँ, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। तो बेसिकली मोमेंटम क्या है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, तो एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी।
So in order to understand this principle, let us consider the example of a bullet fired from a gun. When a bullet of mass m1 is fired from a gun of mass m2, ठीक है, ये आपका गन है, इसका मास है m2 और ये बुलेट है, इसका मास है m1, ठीक है. इट्स वेलोसिटी बिकम्स v1. तो जब ये बुलेट अंदर था इसका वेलोसिटी था u1 और इधर हो गया v1, ठीक है. एंड इट्स मोमेंटम क्या हो गया m1 v1. तो बिफोर फायरिंग द बुलेट बोथ द गन एंड द बुलेट आर एट रेस्ट, है ना. हेंस द टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, इनिशियल मोमेंटम विल बी 0 क्योंकि दे आर एट रेस्ट, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द लॉ टोटल फाइनल मोमेंटम ऑल्सो हैज टू बी 0. इस लॉ के हिसाब से जो फाइनल मोमेंटम होगा दैट शुड ऑल्सो बी 0. दस द फॉरवर्ड मूविंग बुलेट, जो सपोज फायर हो गया, अभी बुलेट आगे जा रही है, द फॉरवर्ड मूविंग बुलेट causes the gun to move backward. आप देखोगे तो आपका हाथ पीछे हट जाता है ना, तो वो रिकॉइल हो रहा है, मतलब गन पीछे आ जाती है. दिस बैकवर्ड मोशन इज कॉल्ड द रिकॉइल. द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल इज v2 सच दैट m1 v1 बुलेट का प्लस m2 v2 गन का इज शुड बी इक्वल टू 0 इन लॉ के हिसाब से, और v2 विल बी इक्वल टू m1 v1 अपॉन m2, ठीक है. ठीक है, यहाँ पर कुछ अच्छा ये भी एक स्टेटमेंट है, आपको ध्यान देना. एज द मास ऑफ द गन इज मच हायर देन द मास ऑफ द बुलेट. अभी आप जानते हो बुलेट का वेट कम होता है लेकिन गन का वेट ज़्यादा होता है. द वेलोसिटी ऑफ द गन इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट. कैसे? गन का वेलोसिटी बुलेट के वेलोसिटी से काफ़ी कम होगा. क्यों? क्योंकि वेट गन का ज़्यादा है. द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड दैट ऑफ द गन आर इक्वल एंड द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट. ठीक है, मैग्नीट्यूड मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इक्वल है बुलेट और गन का, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है. दस द टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट, चेंज नहीं होता मोमेंटम. तो वो टोटल मोमेंटम सेम थिंग रॉकेट लॉन्चिंग में भी अप्लाई होता है. ओके, तो यहाँ पर एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर भी खत्म करके हम लोग ये चैप्टर क्लोज करते हैं. ये फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से मैच करना. अभी नेगेटिव एक्सेलरेशन हमने क्या देखा था? डिसेलरेशन. ठीक है, एक्सेलरेशन का ऑपोजिट इज नेगेटिव. तो अगर जब आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हो दैट इज एक्सेलरेटिंग, है ना, तो दैट इज पॉजिटिव. और जब आप स्पीड कम करते हो तो इट इज नेगेटिव. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज डिसेलरेशन. द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस. तो इसमें आपको ये मैच होगा. व्हीकल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड. स्टॉप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गाड़ी को स्पीड कम करना पड़ेगा, है ना, यानी कि डिसेलरेट करना पड़ेगा या नेगेटिवली एक्सेलरेट करना पड़ेगा. पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है? जब आप स्पीड बढ़ाते हो तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस. तो अ कार इनिशियली एट रेस्ट रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स. मतलब 10 सेकेंड में पहले वो रेस्ट पे था, जीरो था इनिशियल वेलोसिटी, फिर उसने स्पीड बढ़ा के 50 किलोमीटर पर आवर बन गया. मतलब क्या है? वो एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं. फिर जीरो एक्सेलरेशन क्या है? जब ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव एक्सेलरेशन है, स्पीड इज कांस्टेंट और देयर इज नो मोशन. तो द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट. जैसे हमने ट्रेन के एग्जांपल में देखा था, 60 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट स्पीड में वो चल रही थी, दैट वाज जीरो एक्सेलरेशन. तो ए व्हीकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड. देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन. नाउ क्लैरिफाई द डिफरेंसेस. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको पेज 2 में आपको मैंने बताया था वो टाइम क्या फ़र्क है. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी पेज 6 और पेज 4-6 में आपको मिल जाएगा. ठीक है, उसको आप लिखो. ठीक है, अभी यहाँ पर ये तो टेबल आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. देखो, u है 2, a है 4, t है 3. ये क्या है? u इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड फॉर्मूला इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है, तो अभी आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? v इक्वल टू यू क्या है आपका? 2 प्लस 4 इंटू 3, है ना. तो ये ब्रैकेट में जाएगा तो आपको क्या आंसर मिलेगा इधर? 2 प्लस 4 इंटू 3 इज 12, यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड. वैसे ही आपको यहाँ पर u पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला कैसे डालोगे? u विल बी इक्वल टू v माइनस ए टी. ठीक है, तो क्यों? ए टी इधर आ जाएगा, u इधर रह गया तो ए टी इधर आ जाएगा. तो v इक्वल टू यू इक्वल टू वी माइनस ए टी. आप इसमें फॉर्मूला डाल के ये सॉल्व करो. ठीक है, सेम थिंग इसके साथ आपको फॉर्मूला दिया है, यू जस्ट हैव टू. अभी इसके लिए क्या करोगे? ये तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो. ए के लिए क्या करोगे? तो ए को अगर इधर रखना है तो आपको पहले हाफ ए टी स्क्वायर करो इक्वल टू एस माइनस यू टी. ठीक है, फिर ए इक्वल टू 2 इंटू एस माइनस यू टी अपॉन
t², ठीक है। तो ये अप्लाई करके आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। सेम थिंग विद दिस, बहुत ईजी है, ऑलरेडी फॉर्मूला दिया, जस्ट आपको उसमें डालना है। अभी ये कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड एक्सप्लेन देम, ठीक है। ये भी करके देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, 4 का ए ना, सॉरी ये आपका फिल इन द ब्लैंक से देखो। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड फिनिश पॉइंट्स ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्यों? अगर आप ये पोर्शन से वापस इधर ही आ रहे हो ये पोजीशन से, तो इट इज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या है? दिस इज द डिस्टेंस, बट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 अगर आप वापस इधर ही आ रहे हो, लेकिन डिस्टेंस विल बी 2πr जो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे। डिसेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन का ऑपोजिट इज डिसेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और डिसेलरेशन नेगेटिव है। When an object is in uniform circular motion, its velocity changes at every point. हर पॉइंट में उसका वेलोसिटी चेंज होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट इज अ सर्कल विथ सो मेनी साइड्स, है ना। तो इट कीप्स टर्निंग, तो हमेशा वेलोसिटी इज चेंजिंग, ओके। स्ट्रेट लाइन में ये नहीं होता है, स्पेशली फॉर सर्कल्स। वाई? बिकॉज सर्कल इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल लाइन्स, है ना। जैसे हमने देखा था पेंटागन, फिर ऑक्टागन, डेकागन, ऐसे आप इंक्रीज करते रहोगे तो फाइनली इट बिकम्स अ सर्कल। तो देयर आर मेनी टर्न्स, है ना। आप बिना टर्न के सर्कल में चला नहीं सकते। तो जैसे हमने देखा था, जब वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ और स्पीड के साथ चेंज भी होती है, ओके। तो ड्यूरिंग कोलिजन डैश रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। द वर्किंग ऑफ अ रॉकेट डिपेंड्स ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच इज अ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ गिव साइंटिफिक रीजंस, उसके लिए यहां पर आंसर से देखो। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। साइंटिफिक रीजन क्या दे सकते हो? अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। जैसे एप्पल अगर ट्री से गिर रही है तो उसके ऊपर क्या फोर्स एक्ट कर रही है? ग्रेविटी इज एक्टिंग, विच इज कॉन्स्टेंट। जी हमने देखा था जी। ऑल्सो देर आर नो अदर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। उसको ग्रेविटी के अलावा उसके ऊपर और कुछ फोर्स एक्ट नहीं कर रही। किसी ने उसके ऊपर पत्थर, मतलब उसके मोशन नीचे आने के टाइम उसके ऊपर किसी ने कुछ हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं, इट इज डायरेक्टली फॉलिंग। तो नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। द कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट्स द फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो जैसे जैसे वो नीचे गिरे उसका स्पीड बढ़ता जा रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। देयरफॉर when an object falls freely to the ground, its acceleration is uniform. Then even though the magnitudes of action force and reaction force are equal and their directions are opposite, their effect does not get cancelled. जैसे हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखा था। क्यों? The action and reaction forces are acting on opposite objects, मतलब अपने ऊपर नहीं एक्ट कर रहे, एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। Therefore their effect does not get cancelled. Now it is easier to stop a tennis ball as compared to a cricket ball when both are traveling with the same velocity. आपको पता है टेनिस बॉल हल्का रहता है, क्रिकेट बॉल हैवी रहता है कि नहीं? तो क्यों ऐसा होता है कि टेनिस बॉल पकड़ने में इजी पड़ता है लेकिन क्रिकेट बॉल पकड़ने में मुश्किल पड़ता है? हमने देखा था कि मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी ना। तो जितना ज़्यादा मास है उतना ज़्यादा उसका वेलोसिटी और होगा। देखो, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी, है ना। तो एन ऑब्जेक्ट विद लार्ज मास, अगर एक जैसे अभी क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा है यानी कि वेट ज़्यादा है, एंड वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी भी अभी जैसे दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन मास भी इसका ज़्यादा है और वेलोसिटी भी है, तो इट विल हैव ए लार्जर मोमेंटम। तो जितना ज़्यादा मास है उतना वेलोसिटी होगा तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। एट रेस्ट कुछ नहीं है, लेकिन व्हेन द वेलोसिटी इज देयर द मोमेंटम इज ग्रेटर। तो द मास ऑफ ए क्रिकेट बॉल इज ग्रेटर दैन ए टेनिस बॉल व्हेन at the same velocity, ठीक है। and hence it is easier to stop a tennis ball than a cricket ball traveling with the same velocity. याद रखो सेम वेलोसिटी है लेकिन मास के साथ पकड़ोगे तो क्रिकेट बॉल का मोमेंटम ज़्यादा है, टेनिस बॉल का उससे कम रहेगा। तो उसके साथ साथ अगर एक प्लास्टिक बॉल लोगे तो आपको प्लास्टिक बॉल कैच करने के लिए इजी पड़ेगा, टेनिस बॉल थोड़ा मुश्किल पड़ेगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन मास, ओके। तो मास इनटू वेलोसिटी याद रखो। नाउ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म. An object has uniform velocity when its speed and direction does not change, है ना. स्पीड और डायरेक्शन नहीं चेंज होती तो वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म. इट इज दैट रेस्ट, वो मूव ही नहीं हो रहा है तो उसका ना स्पीड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इट इज एट रेस्ट, है ना. तो उसका उसको भी कह सकते हैं कि इट इज एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी. हमने देखा था इसका, लेकिन वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है.
हो गया। अभी ये है आपके सॉल्व्ड एग्जाम। अच्छा ओके, ये भी हम लोग कर लेते हैं, मैंने करके लिया है आपको। ओके, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन द फर्स्ट 3 seconds, 22 मीटर इन द नेक्स्ट 3 seconds एंड 14 मीटर इन द लास्ट 3 seconds. व्हाट इज इज एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या करना है, तीनों डिस्टेंस और तीनों टाइम को लेके उसको उतने जितने नंबर ऑफ टाइम्स उनको मेंशन किया उससे डिवाइड करना है। तो एवरेज स्पीड कितना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इज 18 + 22 + 14, 54 मीटर। टोटल टाइम 3 + 3 + 3, 9 seconds. तो एवरेज स्पीड इज 54/9 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ an object of mass 16 kg is moving with an acceleration of 3 meter per second square. Okay, तो mass 16 kg पहला सम, acceleration 3 meter per second square. तो calculate the applied force. तो हमको पता है F = ma, तो directly 16 × 3 मिल गया आपको आंसर। Now how much if the same force is applied on an object of mass 24 kg, how much will be the acceleration? अभी सेम फोर्स, अभी आपको अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट करने का, अभी ये फोर्स आपको पता चल गया, तो अभी आपको वेट चेंज करके बताया गया, तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो अगेन यही फॉर्मूला यूज करना है, F = ma, लेकिन आपको A विल बी F/m। तो फोर्स आपके पास है, m आपके पास है, आपको A पता करना, तो A सेपरेट करेंगे, तो 48/24, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now see, a bullet having a mass of 10 gram and moving with a speed of 1.5 meter per second, ठीक है, penetrates a thick wooden plank of mass 900 gram. The plank was initially at rest. The bullet gets embedded in the plank and both move together. Determine the velocity. ध्यान से सुनो, a bullet having a mass of 10 gram, यहाँ पर दो चीजें मेंशन की है, बुलेट एंड वुडन प्लैंक। तो बुलेट का m1 मास 10 ग्राम, स्पीड कितना है 1.5 मीटर पर सेकेंड, U1 1.5 मीटर पर सेकेंड। अभी M2 वुडन प्लैंक का कितना है 900 ग्राम और वेलोसिटी कितना है, वुडन प्लैंक इज एट रेस्ट, है ना, तो उसका वेलोसिटी 0। तो हमें पता है M1 चेंज ऑफ मोमेंटम का हमने फॉर्मूला देखा, टोटल मोमेंटम इज सेम, है ना, तो M1 U1 + M2 U2 = M1 V1 + M2 V2। अब ये सब इसमें डाल दो, तो आपको क्या मिलता है रिटर्न, सिंस आफ्टर इम्पैक्ट, हाँ ये भी याद रखो, सिंस आफ्टर इम्पैक्ट प्लैंक एंड बुलेट मूव टुगेदर, है ना, प्लैंक एंड बुलेट विल मूव टुगेदर, क्योंकि जब बुलेट ने, ये प्लैंक था, आपको बुलेट ने हिट किया तो प्लैंक भी थोड़ा इस साइड मूव होगा, है ना, दोनों साथ में मूव करेंगे। तो V1 इसका जो वेलोसिटी एंड V2 = V, दोनों का वेलोसिटी सेम मूवमेंट होगा क्योंकि प्लैंक इज एट रेस्ट। तो 10 × 1.5 + 900 × 0 विल गिव यू 10 × V + 900 × V। इसमें अपने डाला तो, क्योंकि हमको V पता करना है। देखो द बुलेट यहाँ पर दिखा है, द प्लैंक वॉज एट रेस्ट, द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द प्लैंक एंड बोथ मूव टुगेदर, साथ में मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों का वेलोसिटी इज सेम। तो हम V1 V2 की जगह डायरेक्टली V यूज करेंगे। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 0.016 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी मिलता है। ओके, सिंपल सम्स है। इसके बाद आपका लेसन खत्म होता है। आपका एग्जाम पास में आ रहा था, मैं सोचा कि फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स आपको बना के देती हूँ, अच्छे से पढ़ो। ओके, कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लो। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस।